हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेके आए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कि रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। तो रक्तदाब नापने का यंत्र क्या है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, इससे रक्तदाब नापा जाता है। सामान्य रक्तदाब क्या होता है, तो सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। ठीक है, ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। मतलब इससे कम जाएगा तब भी नुकसान है और जिससे ज़्यादा जाएगा तब भी नुकसानदायक होगा। इसके बाद बात करें बैरोमीटर की, तो ये किस काम आता है, ये आपका वायुदाब नापने का काम आता है। और बात करें टैकोमीटर की, तो ये शिफ्ट के चक्कर नापने के काम आता है टैकोमीटर। नेक्स्ट देखिए, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। जबकि बात करें कैल्शियम कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से आपका रिकेट्स होता है। ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और बात करें नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये क्या है, अधिकता। यानी नाइट्रोजन जब अधिक होगी बॉडी के अंदर तो कौन सा रोग होगा, तो इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम क्या है, लैक्टोज शर्करा है, जो दूध में पाई जाती है। ठीक है, ये लैक्ट जो वर्ड होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, तो लैक्ट जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है, तो वो आपका दूध के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें सुक्रोज शर्करा किसमें पाई जाती है, तो ये आपकी गन्ने में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वो क्या था, अवंतिका है। और इंद्रप्रस्थ का प्राचीन नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ का वर्तमान नाम क्या है, तो दिल्ली है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, तो इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को हराने वाले कौन थे, तो वो आपके अफगान थे। क्योंकि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में हुई थी। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुई थी। बात करें पानीपत की तीनों लड़ाइयों की, तीनों में से एक तीसरी तय हो गई, क्योंकि पहली कब हुई थी, तो 1526 में, और दूसरी हुई थी 1556 में। ठीक है, पहली लड़ाई किस किसके बीच हुई थी, तो ये हुई थी आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी, और ये हुई थी आपकी अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं नामा का लेखक कौन है। तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो वो आपकी गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं की कौन थी, ये बहन थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट देखिए, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तो रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो जेम्स फोर्ड था भारत का वायसराय। और इस रॉलेट एक्ट को ही हम क्या कहते हैं, इस रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है काला कानून। काला कानून, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, बिना अपील बिना दलील। ठीक है, बिना अपील बिना दलील और बिना वकील वाला कानून भी कौन सा है, बिना वकील वाला कानून भी किससे कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। और इसके विरोध में ही महात्मा गांधी ने, इसके विरोध में नहीं किया था, वो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं उसको। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध यानी कि लखनऊ वाले क्षेत्र में किस महिला ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, तो महिला थी आपकी बेगम हजरत महल। ठीक है, लक्ष्मीबाई ने कहाँ किया था, तो झांसी वाले क्षेत्र में किया था। ठीक है, यहाँ पे एक नाम आया हुआ है अरुणा आसफ अली, ये बहुत महत्वपूर्ण महिला है। इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, इनको कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। और यही वो महिला है जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक के मैदान पर क्या फहराया था, ग्वालियर टैंक के मैदान पर आपका झंडा फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर टैंक पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली महिला कौन थी, तो आपकी अरुणा आसफ अली थी। और ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किन्हें जाना जाता है, वयोवृद्ध महिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वह आपकी अरुणा आसफ अली। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ये कौन है, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। सारे क्वेश्चन पूछे हुए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था।
तो महात्मा गांधी ने जो आमरण अनशन प्रारंभ किया था वो किया था कम्युनल अवार्ड के समय। ये कब आया था? 1932 में आया था। ठीक है। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो इन्होंने केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है। केसर हिंद की उपाधि को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। किसने त्यागा था? तो महात्मा गांधी ने। कब त्यागा था? तो जलियांवाला हत्याकांड के बाद। आगे के प्रश्न, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? एक ना तो धातु है और ना ही अधातु है, दोनों के बीच का गुण है इसमें। वो क्या कहलाती है? वो आपकी उपधातु कहलाती है। जिसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण होते हैं वो आपकी उपधातु कहलाती है। तो सिलिकॉन भी क्या है? उपधातु ही है। ठीक है। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, यानी जो रक्त होता है वो गुर्दे में किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो गुर्दे को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क बोला जाता है। वृक्क वृक्क जो धमनी होती है उसी के द्वारा क्या करता है? वृक्क में प्रवेश करता है। ठीक है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपकी भागीरथी नदी पर अवस्थित है। बात करें, देखिए यहाँ पे भागीरथी भी दिया हुआ है और अलकनंदा भी दिया हुआ है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलकर क्या करती हैं? यानी अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है। इसका मतलब गंगा नदी का निर्माण जो होता है वो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के संगम से होता है। और ये दोनों नदियां कहाँ पर मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलती हैं, जहां से फिर आगे बढ़कर आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं जमशेदपुर को। ठीक है। जमशेदपुर स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए जमशेदपुर किस नदी किनारे स्थित है? जमशेदपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। और जो स्वर्ण रेखा नदी पे एक जलप्रपात स्थित है उसका नाम क्या है? हुंडरू। क्या नाम है? हुंडरू जलप्रपात। यानी हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आगे के प्रश्न देखिए, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? देखिए, जब पृथ्वी घूमती है तो घूमने के कारण क्या होता है? पृथ्वी के एक कोरियोलिस बल का उत्पन्न होता है कि पृथ्वी के मतलब क्या होता है? सरफेस पे एक कोरियोलिस बल क्या होता है? पैदा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चल रही होती हैं उनकी गति क्या होती है? दाईं तरफ मुड़ जाती है, और जो दक्षिण गोलार्ध में चल रही होती है हवाएं वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो हवा के बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का घूर्णन ही हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होगा? कोरियोलिस बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये गति बाईं ओर और दाईं ओर होगी। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होगी और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर होगी। ठीक है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मामलंकर। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। आगे के प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब क्या होता है? जब आपका किसी सत्र में गणपूर्ति कम हो, यानी गणपूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। यानी जैसे मान लीजिए कि आपका कोर्ट चल रहा है और कोर्ट में क्या है, जितने जज चाहिए उतने जज नहीं हो पा रहे हैं, यानी गणपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो जो रिटायर हो चुके हैं जज उनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। उसी को बोला जाता है तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है। तो गणपूर्ति के लिए क्या किया जाता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो महात्मा गांधी ने कैसी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। ठीक है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति संबंध किससे है? तो बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। बात करें जूट, जूट को एक दूसरा नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से कैसे जानते हैं? तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये किस में है? ये प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51 में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। ये प्रस्तावना में नहीं दे रखा है। ठीक है। नोट कर लीजिए आर्टिकल 51। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिए संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? एच.एस. बेग नहीं थे संविधान सभा के सदस्य। ठीक है। बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे
वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी थे आपके चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, यानी उत्तर प्रदेश किस के उत्पादन में क्या है, नंबर 1 पे है। तो किसके उत्पादन में नंबर 1 पे है? तो गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 पे है। बात करें कॉफी के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? तो कर्नाटक। ठीक है, और चमड़ा के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, बिजली के करंट विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक क्या होता है इसका, विद्युत धारा का? तो एम्पियर होता है एसआई मात्रक। वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट विभव का मात्रक होता है। जबकि वाट किसका मात्रक होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। और कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला। आगे प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जो संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक है वो उल हक, जो कि पाकिस्तान के कौन है? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा क्या किया गया था? ये इसका विकास किया गया था। ठीक है, बात करें इसमें भारत की रैंक कितनी है 2023-24 में? तो इसमें भारत की रैंक है 134वीं रैंक है भारत की। और ये तीन तीन आधारों पर निर्माण किया जाता है इसका। और 3 आधार कौन कौन से हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ नोट कर लीजिए, पहला है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, दूसरा है साक्षरता, और तीसरा है स्वास्थ्य। ठीक है, ये 3 आधारों पर इनका निर्माण किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन में तैयार किए जाते हैं, यानी भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ये तैयार किए जाते हैं सीएसओ के द्वारा। सीएसओ का मतलब होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, यानी क्या विशेषता नहीं है भारतीय कृषि की? प्रकृति पर अधिक निर्भरता है, ये है, मतलब ये विशेषता है भारतीय कृषि की। उत्पादकता की निम्न स्तर है, ये बात सही है। फसलों की विविधता है, ये भी बात सही है। बड़े खेतों की प्रधानता, ये बात सही नहीं है। यानी कि भारतीय कृषि में क्या है? बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है, जबकि छोटे छोटे खेत हैं। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। आपसे नहीं पूछा है, नहीं कौन सा होगा। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है? गरीबी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ मिलती है? तो केरल में मिलती है। और सबसे कम कहाँ मिलती है? तो बिहार में। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो पोर्टल लॉन्च किया है निपुण के नाम से। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किस कारण होती है? तो कारखानों से निकलने वाले NO2 और SO2 के कारण, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। इसको हम और एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। ठीक है, इमारतों का कुष्ठ रोग के नाम से भी अम्ल वर्षा को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, किस राज्य में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया था? तो ये संकल्प शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। किस नाम से किया गया था? नारी शक्ति के नाम से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। ठीक है, और मोर किसका? पूरे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है, आगे के प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज्यादा आंवला किस में होता है? तो ये होता है आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? आगरा शहर को बसाने वाला व्यक्ति कौन था? तो सिकंदर लोधी था। इसने कब की थी इसकी स्थापना? तो 1504 में की थी। फिरोजा तुगलक के बारे में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था? सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था? सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करने वाला व्यक्ति था फिरोजा तुगलक। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? तो जीएसटी चोरी करने पर आपको 5 साल की सजा मिलेगी। बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी कैसा कर है? तो एक बार का ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। बात करें जीएसटी कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था। ये जो 101वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, ये इसके पीछे किस समिति का हाथ था, यानी किस समिति की सिफारिश पे 101वां संविधान संशोधन लागू हुआ था? उस समिति का नाम था विजय केलकर समिति। ठीक है,
विजय केलकर समिति, इस समिति की सिफारिश पे ही 101वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। तो ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सीधे डीएम के प्रति यानी जिलाधिकारी के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। मानव अधिकार अधिनियम 1993 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सूची में आने वाले विषयों को छोड़कर कहां तक है? तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे भारत में है मानव अधिकार अधिनियम 1993 का विस्तार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो इसका संबंध किससे है? डीवीएस लक्ष्मण से है। ठीक है। और बात करें सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपकी तैयारी में उपयोगी साबित हो रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें 25 जनवरी की, तो ये आपका मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस। और जबकि 10 जनवरी को मनाते हैं तो विश्व हिंदी दिवस के नाम से, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।